इस बिंब के साथ भी अपनी बात शुरू करना चाह रही थी कि मोहन राकेश का एक नाटक हम एमए में पढ़ा करते थे, लहरों के राजहंस, और उसमें शुरू में दो मूर्तियां दिखाई गई थी, एक स्त्री मूर्ति, एक पुरुष मूर्ति। पुरुष मूर्ति के दोनों हाथ आकाश की तरफ फैले हुए थे, आंखें आकाश को जैसे छू लेना चाहती हो, या दोनों हाथ आकाश को कैद कर लेना चाहते हैं, और पूरी कायनात को वह देख रहा है दृष्टा की हैसियत से, एक विजयी भाव से भरकर। और स्त्री के हाथ सिकुड़े हुए हैं, फैले हुए हैं, और स्त्री जमीन की तरफ देख रही है। संकुचित दृष्टि और विमुक्त दृष्टि, यह स्त्री और पुरुष के भाग्य को, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनके आपसी संबंधों को जब रचती है, तो निश्चित रूप से इन संबंधों को शब्दबद्ध करने के लिए भाषा भी तो उतने ही पराधीन, उतने ही संकुचित, संकीर्ण, दुराग्रही भाव से भरी होगी। भाषा दरअसल है क्या? विचार और भाव की अभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनि समूह, प्रतीक, बिंब की योजना, वो खास तरह की अर्थ छवियों को उकेरती है, हमारे सामने कुछ अर्थ प्रस्तुत करती है, कुछ छवियां प्रस्तुत करती है। तो भाषा के माध्यम से जब हम विचार या भाव का संप्रेषण कर रहे हैं, हम जिस मनोअर्थ को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वह हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परंपरा से विच्छिन्न हो ही नहीं सकता। जब हम भाषा में बात करते हैं तो हम दरअसल सिर्फ बात नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को भी दूसरे तक संप्रेषित कर रहे होते हैं। मेरी अपनी पोजीशनिंग, मेरा अपना वर्ग, मेरी अपनी सोच, मेरे अपने लक्ष्य मेरी भाषा के माध्यम से आएंगे, और ठीक उसी तरह से वह भाषा जिसे लेकर कही जा रही है या जिसे संबोधित है, उसकी हैसियत, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति, वह उन सब पर भी बहुत निर्भर करती है। तो भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की संरचना के विभिन्न सूत्रों का भी विश्लेषण करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्त्री भाषा को समझने के दो ही टूल्स हैं। मैं पहले उस प्रश्न पर आ जाती हूँ जो मुझे मिला है। सबसे पहले यह है कि हमें अपनी सांस्कृतिक संरचनाओं को देखना होगा। हमारी जिस संस्कृति पर हम गर्व कर रहे हैं, और आजकल तो गर्व करने का दौर बहुत बढ़ चुका है, हमारे पास गर्व करने के लिए एक ही चीज बची है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति। और हम चाहते हैं कि जो 21वीं सदी आने वाली, जो आगामी 21वीं सदी और फिर 22वीं सदी की स्त्री तो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप हो। क्या हम स्त्री की भाषा को वहां जाकर पकड़ सकते हैं? हम ऋषिकाओं की बात करते हैं, वैदिक संस्कृति पर हमें गर्व है। हम ऋषिकाओं की बात करते हैं कि वेदों में तो ऋषिकाओं ने भी सूक्त लिखे हैं, और हम बहुत खींच डालकर एक सूची पकड़ा देते हैं जिसमें 4-5 लोग स्त्रियां तो याद रहती हैं, लेकिन वो 10 नाम जो पकड़ाए जाते हैं वो भी हमें याद नहीं रहते। लेकिन उन स्त्रियों, ऋषिकाओं के सूक्त कहाँ समाज में प्रचारित है, कहाँ उन पर बात हो रही है, क्या किसी ने जानने की कोशिश की है कि वो क्या है? मैं आपको 2 सूत्रों की बात बताती हूँ। हालांकि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी, लेकिन अब टूल की बात है तो मैं सांस्कृतिक संरचनाओं पर बात करना चाहूंगी। तो ऋषिकाओं की भाषा, रोमशा एक ऋषिका हुई है। हालांकि ऋषिका शब्द ही अपने आप में वही स्त्री की पराधीनता का सूचक शब्द है, वह ऋषि है। ऋषि एक न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल शब्द होना चाहिए। किसी भी प्रोफेशन की तरह कोई भी आचार्य पद में जेंडर न्यूट्रल हो। विद्वान, विदुषी, लेखक, लेखिका, आलोचक, आलोचिका। मुझे तो जब आलोचिका सुनती हूँ तो मुझे बहुत मिर्ची लगती है कि उसकी चटनी बना दी गई है। मेरा जेंडर मेरे बुद्धि, विचार, मेरी व्यक्तित्व पर हावी कर दिया जाता है। तो जब ऋषिकाओं की बात होती है तो दरअसल उन्हें निम्नतर स्थान दिया जाने की कोशिश की जा रही होती है। तो मैं रोमशा ऋषि की बात करना चाह रही हूँ। रोमशा ऋषि विवाह, मध्य प्रदेश से विवाह होकर आई, और उन्होंने एक जो सूक्त लिखा, बहुत खूबसूरत सूक्त है, मुझे बहुत खूबसूरत, और स्त्री संवेदना को बहुत खूबसूरत लगेगा। उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम मुझे बात बात पर बुद्धिहीन और अपरिपक्व विचारों वाली स्त्री कहते हो। ये सूक्त लिखा जा रहा है। मैं जिस प्रदेश से आई हूं
वह प्रदेश रोएदार ऊनी भेड़ों का प्रदेश है। और इसी तरह से, जिस तरह से हमारे यहाँ की भेड़ों का रोया बहुत ही नर्म और सघन होता है, उसी तरह से हमारे प्रदेश की स्त्रियों की बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरी होती है। तुम मुझे अपरिपक्व विचारों वाली बुद्धिहीन स्त्री ना समझो। यह रोमशा ऋषि कहती है, और मैं समझ गई कि क्यों ऋषिकाओं की बात तो की जाती है, लेकिन उनके सूक्त हमारे समाज में, विद्वत समाज में विचार के लिए नहीं पहुंचाए जाते, क्योंकि विद्रोह के सूत्र वहां है। वह विद्रोह अधीन कर दी गई, हीन और गौण कर दी गई स्त्री अस्मिता के प्रति विद्रोह तो है ही, साथ में स्त्री से उसकी वाणी छीन लेने के एक साजिश को भी यह इंगित करती है। निश्चित रूप से हमारी आज की भाषा सत्ता की भाषा है, सत्ता पैट्रियार्कल है। तो हमारे, जब हम स्त्री भाषा की बात करते हैं तो हम मर्दवादी भाषा में स्त्री की छिनी हुई जगह की बात करते हैं। क्या स्त्री के पास भाषा नहीं है? ठीक है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सभापति, पुरुषार्थ, बहुत से शब्द हैं जहां स्त्री की अनुपस्थिति चीख चीख कर सुनाई पड़ती है, लेकिन क्या इस मर्दवादी भाषिक संरचना में स्त्री के पास कभी भाषा ही नहीं थी? यदि स्त्री के पास भाषा नहीं थी तो वो जो दूसरा टूल है वह है लोक गीतों, लोक जीवन, लोक कथाओं में जहां स्त्री ही मुखर हुई है, वहां स्त्री की अभिव्यक्ति को, स्त्री की भाषा को, स्त्री की चेतना को समझा जाए, क्योंकि भाषा का सवाल सीधे सीधे चेतना से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मैं याद करती हूँ, स्त्री अनपढ़ हो वो भी अपने बच्चे को जब लोरी गाकर सुनाती है तो वो कहती, चंदा मामा दूर के, कुएं पकाए दूर के। ये चंदा मामा है और मामा स्त्री का भाई है। उसके साथ उसके एक रागात्मक उष्ण संबंध है, हार्दिक संबंध है, लेकिन वह दूर का है। वह चांद के बहाने दरअसल अपने भाई को याद कर रही है, भाई से, अपने परिवार से दूर कर दिए जाने के मानसिक परिताप की बात कर रही है, वह उनसे मिलने की बात कर रही है। और यही यदि हमारी स्मृति में अचानक एक शब्द नहीं आता तो शायद हमारा अपना ही भाषिक चिंतन अपूर्ण है कि जो भाई, स्त्री का जो भाई स्त्री को प्रिय है, बच्चों का मामा है, वह बच्चे के पिता के लिए गाली बनकर आता है। यह स्त्री की उस संबंध को लेकर एक भाषिक संरचना है और उसी संबंध को लेकर यह पुरुष की भाषिक संरचना है। क्यों अंतर आता है? इसके पीछे दरअसल सत्ता पर काबिज होने और दूसरे को धकिया कर, बधिया कर उसकी जमीन छीन लेने के षड्यंत्र भी है। और यही मैं थर्ड जेंडर की भी तो जगह छीनी गई है, वहां भी तो उनके वजूद को एक गाली बनाकर परोसा गया है। जैसे अभी अलका जी ने नर और नारी की बात की है कि नर से, नर केंद्र में है, भाषा केंद्र में है, वर्तवादी भाषा केंद्र में है, उसी से ही उसकी व्युत्पत्तियां हुई हैं। अन्य अन्य वस्तुओं को, संबंधों को, स्थितियों को, मनुष्यों को, प्राणियों को परिभाषित करने के लिए नर से नारी और नर से किन्नर, किम नर, कैसा है यह नर। तो यह दरअसल जब हम भाषा की बात करते हैं, भाषा के स्त्री पक्ष की बात करते हैं, तो इसके साथ अनिवार्य रूप से हाशिए पर फेंकी गई अस्मिताओं की स्वायत्त स्वतंत्र भाषा का सवाल भी जुड़ जाता है। मैं यहाँ अगर लोपामुद्रा की बात करूं, वह भी तो एक ऋषि हुई है, अगस्त्य ऋषि की पत्नी। वो भी अपने सूक्तों में कहती है कि तुम पाखंडी पुरुष लोग पूजा के धर्म के ढकोसले में पड़कर अपनी पत्नियों को उपेक्षित कर रहे हो। वसंत बीत रहा है, सर्दियां बीत रही हैं, वर्ष दर वर्ष बीत रहे हैं, हम वृद्ध हो रहे हैं, हम दाम्पत्य संबंधों को कब जिएंगे? मेरी टेर को सुनकर
तुम कब मेरे पास आओगे, यानी तुम आते हो जब तुम्हारी टेर होती है, लेकिन मेरी टेर को सुनकर तुम कब मेरे पास आओगे। यह स्त्री का एक प्रखर स्वर है, स्त्री की एक प्रखर भाषा है जिसे हाशिए से बहिष्कृत कर दिया गया है। क्या स्त्रियों के पास भाषा नहीं है? फिर से इसी सवाल को मैं उठाती हूँ, और मैं यदि संस्कृति के साथ साहित्य को भी जोड़ूं तो पिछले दिनों एक बहुत चर्चित कहानी हुई है, रश्मि शर्मा की कहानी निर्वासन। और वह कहानी दरअसल एक लोक कथा पर केंद्रित है। वो हमारे क्षेत्र की लोक कथा नहीं है, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की लोक कथा है, जहां यह कहा जाता है कि जब राम और लक्ष्मण अपने पिता के तर्पण के लिए बाजार में चीजें खरीदने गए थे, उस समय दशरथ का हाथ आया कि मेरा तर्पण करो। तब सीता ने फल्गु नदी के तट पर अपने सीमित संसाधनों के साथ तर्पण किया, लेकिन उसके पति और देवर को यह लगा कि स्त्री को तो तर्पण करने का अधिकार ही नहीं है, स्त्री में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, स्त्री में संसाधन जुटाने की ताकत ही नहीं है, स्त्री में इतना आत्मविश्वास ही नहीं है कि वह कुछ काम कर ले। तो वह नकारता रहा कि यह स्थिति आई होगी, और गवाहों के रूप में उसने गाय से, पेड़ से, नदी से सबसे प्रूफ मांगता रहा है। यह स्त्री की औकात को, स्त्री की क्षमताओं को, स्त्री की गत्यात्मकता को काट देने का जतन है जो भाषा में आता है। इसीलिए जब मोहन राकेश उस मूर्ति की बात करते हैं, स्त्री मूर्ति की बात करते हैं, जो भाषा नद और नदी, लोटा और लुटिया की बात करता है, तो वह स्त्री को उसकी हैसियत बताने के लिए वह भाषा सायास गढ़ी जाती है। स्त्री भाषा को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हमारी सोच में, हमारी राजनीति में, हमारे आर्थिक संदर्भों में, हमारे साहित्यिक क्षेत्र में, जहां जहां भी हमें पुरुष वर्चस्व को चुनौती देती स्त्री भाषा के स्वर सुनाई पड़ रहे हो, स्त्री भाषा के उदाहरण दिखाई पड़ रहे हो, उन्हें हमें न केवल संग्रहित करना है बल्कि उस परंपरा को भी आगे बढ़ाकर चलना है। यहीं से एक और उदाहरण लो, यदि मैं सांस्कृतिक मिथकों का ही, तो सीता को इसीलिए निकाला गया, सीता को वनवास इसीलिए मिला गया, यह जो लोकप्रिय उक्ति है कि धोबी ने कहा, धोबी ने सीता के चरित्र का हनन किया, आरोप लगाया और उसे निकाल दिया गया। लेकिन अगर हम लोक कथाओं, लोक गीतों की तरफ जाएं, जो स्त्रियों की बपौती है, स्त्रियों का अपना मानस संसार है, वहां तो उदाहरण एक दूसरा भी मिलता है कि सीता से उसकी ननद ने पूछा, जो कि हमारे मानक साहित्य में सीता की ननद लुप्त है, लोक साहित्य में सीता की ननद है। 100 कौरव हुए हैं और एक कौरवों की जो बहन है उसका नाम नहीं आता, लेकिन जीजा जयद्रथ है, इसलिए हम मानते हैं कि उसकी बहन का भी कोई वजूद रहा होगा। तो हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति बहुत कृपण रही है, बहुत कंजूस, बहुत ही हृदयहीन रही है स्त्रियों की उपस्थिति और स्त्रियों के वजूद को दर्ज करने में। तो सीता की ननद पूछती है कि तुम रावण के साथ रही हो, क्या तुम्हें उससे वह कैसा है, क्या तुम्हें उससे प्रेम है? समझती है स्त्री की भाषा को, भाषा शब्दहीन मूक भाषा को, चुप्पियों को स्त्री बहुत अच्छे से बुन सकती है। तो सीता पानी पर रावण का चित्र बनाती है, और आगे तो बहुत से षड्यंत्र भी बताए जाते हैं कि उसी ने कहा कि वो प्रेम कर रही है और फिर उसीलिए वनवास मिला। लेकिन वनवास का कारण जो भी रहा हो, उसे साहित्य में, संस्कृति में, पुरुष के इतिहास में दर्ज यह किया गया है कि राम सदाचार की मूर्ति रहे हैं, इसीलिए वो रावण के आतताई के घर रहकर आई स्त्री को अपने पास इसलिए नहीं रखना चाहते ताकि वह राम राज्य के लिए एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इस संदर्भ में हम वो सब बातें भूल जाते हैं जब राम सीता को धिक्कारते हुए कहते हैं कि ये सारी दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं रावण के वध के बाद, तुम चाहो तो लक्ष्मण से, शत्रुघ्न से, भरत से विवाह कर लो, विभीषण से या जिससे चाहो उससे विवाह कर लो, लेकिन अब तुम्हारे साथ मेरा संबंध नहीं बन सकता। ये हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं। तो इन दोनों संदर्भों को एक दूसरे के जक्स्टापोज करने की हमें
बहुत जरूरत है स्त्री की चुप करा दी गई भाषा को समझने के लिए। स्त्री की भाषा कैसी बन रही है, इस पर विचार करने से पूर्व हमें बहुत गहराई में डूबकर स्त्री की चुप कर दी गई भाषा कोई शब्दों को खोजना होगा। वहीं स्त्री निहित है, स्त्री की स्वायत्तता निहित है, और वहीं पितृसत्ता की साजिशें निहित है। मैं साहित्य के संदर्भ में ही अगर अपनी बात करूं, बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि स्त्री की भाषा को जब हम छीनते हैं, यह जो पैट्रियार्की ने स्त्री की भाषा को छीना है, तो दरअसल हमें पैट्रियार्की की सत्ता के समक्ष नतमस्तक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह देखना है कि यह औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त होकर यह उसी प्रकार स्त्री की अस्मिता का सफाया कर रही है जिस तरह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वहां के मूल निवासियों की अस्मिता का सफाया किया गया। फर्क यह है कि वहां उनकी जमीन को अख्तियार करके, अधिग्रहित करके यूरोपीय आक्रांताओं को अपना साम्राज्य विकसित करना था, और जब साम्राज्य विकसित किया तो आप देखिए उन्हें उनकी जमीन से ही बेदखल नहीं किया, उनके आर्थिक आधार ही उनसे नहीं छीने, उनकी भाषा को नाकाफी बताकर, ब्रूट भाषा बताकर, क्रूड भाषा बताकर उनसे वह भाषा भी छीन ली गई। और यदि आपने हम स्मृतियों को टटोले तो हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में खास तौर पर कुछ एक स्कूल्स के नीचे से 300-350 बच्चों के शव मिले हैं जो फर्स्ट नेशंस के, जिन्हें हम हमारे सिलेबस में रेड इंडियंस कहा जाता है। अब वहां उन्होंने क्योंकि अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी तो वो अपने आप को रेड इंडियन मींस जाहिल, तो वो अपने आप को जाहिल ना कहकर वो कहते हैं कि हम इस देश के पहले बाशिंदे हैं, असली बाशिंदे हैं। तो उनके लिए एक उनके आंदोलन, चेतना आंदोलन से प्रभावित होकर या उसके आगे घुटने टेककर उन्हें फर्स्ट नेशंस का दर्जा दिया गया है। तो वो जो कंकाल निकले हैं वो फर्स्ट नेशंस के कंकाल हैं। उनसे उनकी भाषा संस्कृति ही नहीं छीनी गई, उनका टोटम पोल छीना गया, उनकी पोशाक छीनी गई, उनके संबंधों को छीना गया, उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्हें स्कूलों में दाखिल किया गया और उन्हें उनका धर्म छीनकर क्रिश्चियनिटी को उनके ऊपर थोपने का प्रयास किया गया। तो स्त्री भाषा को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है कि गहराई में जाकर स्त्री की क्षितिज का विस्तार हॉरिजॉन्टल होने से पहले उसे वर्टिकल जाना पड़ेगा, गहराइयों को भी उत्खनन करना पड़ेगा, उसे गहरे में जाकर अपने भीतर के तलखट को भी अभिव्यक्ति देनी होगी और अपने भीतर की वर्जनाओं को भी पहचानना होगा। क्यों है ये वर्जनाएं? क्यों पुरुष की भाषा आज भी हमारे बोलचाल पर सशक्त, सचेतन, सजग स्त्री की बोलचाल पर भी हावी है? अलका जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि गाली इनके मुंह से भी निकली। पुरुष मर्दवादी भाषा हमारा अपना डिस्कोर्स भी बन गया है, हमारी अपनी भाषा भी बन गई है। हम भी कह देते हैं, बहुत सी स्त्रियां वैश्या शब्द को लेकर हमें कभी प्रतिरोध ही नहीं आया है। हम क्यों वैश्या शब्द को लेकर प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं? अपना कारोबार चलाने वाला व्यक्ति, एक पूरा का पूरा समुदाय वैश्य है, उसकी समाज में स्वीकृति है। स्त्री यदि अपना स्वतंत्र व्यवसाय चला रही है, हमने वैश्या जैसे घृणित व्यवसाय के साथ उसकी अस्मिता को जोड़ दिया है। तो यह शब्द सिर्फ इस लिंग ही, अलग लिंग को ही द्योतित नहीं कर रहे हैं, हमारी सामाजिक संरचना में आकर वो स्त्री को घृणित बना रहे हैं। जैसे चुड़ैल, डायन, पुरुष तो चुड़ैल और डायन नहीं होते। तो उसके साथ जो इतने साजिशें जोड़ी गई हैं, हमें स्त्री के तलखर में जाकर, स्त्री इतिहास की बारीकियों में जाकर हमें उन सारे षड्यंत्रों को रेखांकित करना होगा। साहित्य के संदर्भ में मैं यदि बात करूं तो हम कहते हैं कि मीरा भक्त का वित्री है। आज तक हम यही पढ़ते रहे हैं, मीरा भक्त का वित्री है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजे न कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन क्या हमने कभी यह सुना कि मीरा ये कह रही है, किसी पुस्तक में पढ़ा कि सास ननद मोहे कछु न भाए, जलबल होए अंगीठी।
मुझे सास और ननद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो जब देखो जलती हुई सुलगती हुई अंगीठी की तरह मुझसे बर्ताव करते हैं। यह एक स्त्री की भाषा है, स्त्री की अभिव्यक्ति है, इसे हमारे साहित्य में दर्ज नहीं होने दिया जाता। राणा जी मोहे कछु न भावे, राणा जी मोहे ऐसे लागे जो बिरछन में कैर। राणा जी मुझे पति ऐसे लगते हैं जैसे वृक्षों में कंटीला कैर का पेड़ हो। राणा जी तुम्हें राज में जल पीबे को दोष, कि तुम्हारे राज्य में तो राणा जी पानी भी ना पिए कोई। यह मीरा है। मीरा की कविताओं में भक्ति वैसी नहीं है कि कबीर पुता राम का मुतिया मेरा नाम, दुल्हन गाभो मंगलाचार। वहां यदि भक्ति है तो जिसे भक्ति कहा गया है वह दरअसल भक्ति नहीं है, वह एक्सटेसी है। वह काम संबंधों को भरपूर जी लेने की एक्सटेसी है। पिया की आने की खबर सुनते चोली के बंद तिड़क गए, और विरह वेदना में वो सिर्फ यही, मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की, या माई रे मुझसे दुख सहा न जाए। इतनी छोटी सी चीजें, लेकिन इसमें जो कसक है, जो हार्दिकता है, दरअसल स्त्री की भाषा में एक बहुत बड़ा सूत्र जो भाषा वैज्ञानिकों ने भी हमें दिया है, स्त्री की भाषा में हार्दिकता है। स्त्री की भाषा आत्म से निकली है, वह विचार से नहीं आई है। विचार के साथ वो गठिन हो गई है, विचार उसके भीतर मिल गया है, लेकिन उसका उद्गम स्रोत आत्म है, हार्दिकता है, अंतस है। इसीलिए हेलन सिक्सू भी द लाफ ऑफ मेडुसा में कहती है कि स्त्री जब खड़ी होती है, जब वक्तव्य दे रही होती है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, चुप्पियां भी भाषा है, बॉडी लैंग्वेज भी भाषा है। आप उसकी भाषा को देखिए। आप जब खड़ी हो रही है तो उस समय भी उस शब्दों के इतर उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखें तो स्त्री आगे को झुक कर बात करती है, और मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं भी आगे को झुक कर बात करती हूँ, स्ट्रेट खड़े होकर। यह जो स्ट्रेट खड़ा होना है, यह अथॉरिटी है। स्त्री इस अथॉरिटी को नहीं जीती है, शायद इसलिए कि पारिवारिक संबंधों में, बच्चों की नर्चरिंग में अथॉरिटी के साथ यदि वह ममत्व को नहीं मिलाएगी, यदि वह 24 कैरेट सोने में थोड़ा खोट नहीं मिलाएगी, तो वह संतान को देश का नागरिक नहीं बना सकती। तो मीरा की इस भाषा को अलक्षित करने में हमें मर्दवादी पितृसत्तात्मक चेहरे और साजिशों की भी पड़ताल करनी होगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भाषा की बात करें, स्त्री भाषा की बात करते हुए हमें पुरुष भाषा, पुरुष वर्चस्व, पुरुष आधिपत्य, इन सबको नजरअंदाज नहीं करना है। एक पैर को अगर आप आगे रखेंगे और सोचे कि वही पैर आगे बढ़ता जाए, दूसरा पैर मैं क्यों लेकर चलूं, तो शायद मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी, शायद मैं बिल्कुल ही नहीं चल पाऊंगी। तो स्त्री और पुरुष इस सृष्टि के दो नागरिक हैं, दो मनुष्य हैं। लिंगों में बांधकर यदि भाषा में हमने खोज पैदा किया है तो वह पैट्रियार्की है। मैं एक उदाहरण अक्क महादेवी का देना चाहूंगी, ललद्यत का भी उसी युग में। अक्क महादेवी और ललद्यत के हमने नाम सुने हैं, उनकी कविताएं पढ़े, और इन दोनों में खास सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है कि दोनों कहती हैं कि पुरुष तो दुनिया में एक ही है और वह है परमेश्वर। मैं किससे पर्दा करूं? दोनों अपने ससुराल के उत्पीड़न की शिकार रही है और दोनों घर से भाग गई है, और उन्होंने कहा कि जब मुझे पर्दा ही नहीं किसी से करना है, ये वस्त्र भी मुझे चुभते हैं। अपने वस्त्रों का परित्याग करके पूरी की पूरी पितृ सत्ता को चुनौती देने वाली वो विद्रोहिणी स्त्रियां अपनी रचनाओं में, जिस महादेवी अक्क महादेवी जब अर्जुन की बात करती हैं तो वह अर्जुन वहां का भगवान है, और वह भगवान सिर्फ सहारा देने के लिए नहीं है कि वो कीचड़ में फंसे हुए गज को सहारा दे दे, वह दरअसल उसका चिर आकांक्षित प्रेमी है, जिसकी ध्वनि हमें फिर मीरा में दिखाई पड़ती है। मीरा ये कहती है कि सांवरिया, मैं कृष्ण की बात करती हूँ, लेकिन मैंने सांवरिया लियो, सांवरिया मोल, मैंने बहुत तोल मोल कर लिया है, मैंने उसको परखा है, उसके गुणों को, दोषों को, मुझे ऐसा ऐसा सांवरिया चाहिए, ऐसा ऐसा पुरुष चाहिए, और यह पुरुष मुझे मिलेगा तो वह मेरा इष्ट बन जाएगा। स्त्री भाषा को इसीलिए छुपा दिया गया है
इसीलिए उसे उसके वजूद से कतर दिया गया है, क्योंकि वह भाषा पितृसत्ता के सामने चुनौतियां खड़ी कर रही है। और आज हमें साहित्य में उन चुनौतियों को रचने वाली रचनाओं, लेखिकाओं और कृतियों की पहचान कर लेनी होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं, थैंक यू। बहुत से उदाहरण थे पर बहुत कुछ छूट जाता है, तो जया का एक उपन्यास है, बहुत कुछ छूट जाता है। जब बहुत कुछ छूट जाता है तभी तो दोबारा से उस पर विचार किया जाता है, दोबारा आने का बहाना करता है। शुक्रिया।